One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. दानिश जो कि ड्रोन से रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था, फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। और ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा? इस वक्त पाकिस्तान से नए युद्ध की बातें लगातार चल रही, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी एक मोर्चे पर युद्ध छेड़ा हुआ है, और यह मोर्चा है देश के अंदर बैठे दुश्मनों से। चाहे आतंकी हो या नक्सली, नरेंद्र मोदी दोनों के सफाए में जुटे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर साफ साफ कहा गया कि पाताल से भी ढूंढकर मारेंगे इनको। आज ही नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर मारा गया, तो यह बात भी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दी कि देश के दुश्मनों से लड़ाई में जो बात वो कह रहे हैं वो करके दिखा भी रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मसूद अजहर, हाफिज सईद से लेकर बड़े बड़े आतंकियों का डेथ वारंट तैयार करने में जुटे हैं। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो नए खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले आतंकी संगठनों से कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ने लगी, उसमें देर सवेर होगी, लेकिन पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। आज हम आपको दिल्ली ब्लास्ट पर बड़े खुलासे के बारे में बताएं कि कार में खुद को उड़ा लेने वाला वो जो सुसाइड बॉम्बर था उमर, उसका कौन सा वीडियो आ गया है जो मसूद हाफिज का डेथ वारंट बन जाएगा क्या। आज ये भी बात होगी कि दिल्ली ब्लास्ट के नए नए खुलासों के बाद नरेंद्र मोदी से घबराए मुनीर ने कैसे शहबाज से न्यूक्लियर बटन अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन मुनीर शहबाज के साथ ऐसा क्या हो गया कि भारत ठोकने जाएगा तो पाकिस्तान लड़ नहीं पाएगा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जिस तरह से देश में हलचल मची हुई है, नरेंद्र मोदी जिस बड़े मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी एक झलक देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. दानिश जो कि ड्रोन से रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था, फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। और ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा? देखिए, ब्लास्ट तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन इसने पाकिस्तान को हिला रखा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो नए खुलासे हो रहे हैं उनसे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों का डेथ वारंट तैयार होता जा रहा है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को अब तक का सबसे बड़ा और विस्फोटक वीडियो सबूत हाथ लगा है। जांच एजेंसियों को उमर का एक वीडियो मिला है, इसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग का महिमा मंडन कर रहा है। दिल्ली में चलती कार में खुद को उड़ा लेने वाले उमर का यह वीडियो जांच में एक बहुत अहम सबूत साबित हो सकता है। यही वो आतंकी है जिसने उस दिन गाड़ी में बैठकर बम बनकर उड़ गया था और कितने ही मासूमों की जान ले ली थी। लेकिन इस वीडियो में वो क्या कह रहा है, जरा सुनिए एक बार उमर को। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular उमर का यह वीडियो हाथ लगना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि टेरर मॉड्यूल के बाकी आरोपी तो गिरफ्त में हैं, लेकिन उमर तो ब्लास्ट के साथ उड़ गया था। इसलिए उसका पुराना वीडियो, उसका मोबाइल, उसकी बाकी चीजें अब धीरे धीरे सच को सामने ला रही हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि यह उमर ने वीडियो बनाया कब और रिकॉर्ड कहां पर किया। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उमर पहले से लिखा कोई संदेश पढ़ रहा है।
इससे सवाल यह उठता है कि क्या उमर किसी के आदेश पर पहले से लिखा संदेश पढ़ रहा था? जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि क्या यह वीडियो ब्लास्ट से कुछ दिन पहले का ही तो नहीं है। सवाल यह भी है कि वीडियो में उमर अंग्रेजी भाषा में सुसाइड बॉम्बिंग की बात क्यों कर रहा है? क्या ऐसा किसी खास मकसद से किया गया? शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था और उमर का कमरा बिल्डिंग नंबर 17 में था। इसलिए ऐसा शक है कि यह वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बना हो, यह संभव है। वीडियो के आखिर में उमर अपने कमरे की खिड़की भी दिखा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि यह वीडियो किसी ऊपरी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है, कह रहा है ये तो इस्लाम में ठीक है। और साथ ही आप देखिए कि वो इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि ये तो शहादत का काम है। मतलब जो सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ जाए, दूसरों को मार दे, वो इनकी नजर में शहीद है, तो ये अपनी नजर में शहीद हुआ है ये। और अभी तो सिर्फ उमर का एक वीडियो सामने आया है। आप सोचिए इसने क्या क्या किया होगा और ऐसे कितने उमर बैठे होंगे भाई। हो सकता है अभी कुछ और वीडियो, कुछ सबूत और सामने आए, क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ उमर का मोबाइल फोन लग गया है। यह वो मोबाइल फोन है जो उमर ने अपने भाई को दिया था और कहा था कि अगर उसका नाम न्यूज में आए तो तुरंत इस फोन को नष्ट कर देगा। दावा है कि उमर ने अपने भाई जहूर इलाही को यह कहा था कि वो इस फोन का डेटा डिलीट करके इसे पानी में डाल दे। उमर ने अपने भाई को यह फोन तब दिया था जब वो 26 से 29 अक्टूबर के बीच कश्मीर आया था, यानी ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही सब हुआ था। इसका मतलब यह है कि उमर के इस फोन में वो राज छिपा है जिसे उमर किसी भी कीमत पर छिपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यह राज दूसरों के हाथ लगे। हो सकता है उमर के इसी फोन में पाकिस्तान के आतंकी संगठन से कनेक्शन के सबूत मौजूद हो, ऐसे सबूत जो पाकिस्तान को फिर बेनकाब कर दें। जांच एजेंसियों ने उमर के भाई को पकड़ा था। पूछताछ में उसने उमर के राज उगले और फोन के बारे में बताया। उमर के भाई की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ उमर का फोन लगा। हालांकि फोन डैमेज हो गया है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कुछ डेटा रिकवर कर लिया है। शुरुआती डेटा से पता चला है कि उमर बहुत कट्टर सोच वाला था। वो सुसाइड बॉम्बिंग से जुड़े आईएसआईएस और अलकायदा के रेडिकल वीडियोस देखता था। अब आप सोचिए कि जिन आतंकियों के रग रग में कट्टरता दौड़ रही है, जो धर्म के नाम पर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हार्डकोर आतंकियों में भी हमारे यहां के नेताओं को भटके हुए नौजवान दिखने लगते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनिए जरा, जो उमर जैसे आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी की एक नेता को सुनिए जो इस हालत के लिए मोदी सरकार की कश्मीर नीति को दोष दे रही है। सुनिए जरा इन लोगों को। देखिए, ये ना तो कोई प्रीचर है कि ये इस्लामिक विद्वान है। ये भटका हुआ एक आदमी है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले तो खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी सूरत भी जायज नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की दी हुई चीज को आपको लेने का इख्तियार नहीं है। और ऐसे भटके हुए लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना इस्लाम से इनका कोई वास्ता मतलब है। ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। तो आप अगर सबको पनिश करेंगे, सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा? और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यहाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि इसमें डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व। जैसे अब पुलिस अपना वर्जन कह रही है कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व इन दिस होल नेटवर्क, जो इनको मॉड्यूल मिला। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर ऐसा कारनामा क्यों करेगा? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, बट दे डोंट वांट टू सी व्हाट इज रॉन्ग। कश्मीर में कुछ रॉन्ग नहीं है मैडम, आपके दिमाग में रॉन्ग चल रहा है। आपकी पॉलिटिक्स रॉन्ग दिशा में जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। कह रही हैं डॉक्टर कैसे आतंकी बन सकता है। मतलब डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर में कोई कमी नहीं थी, वो तो आतंकी बन गया क्योंकि सिस्टम खराब है। कश्मीर में हालात खराब हैं, कश्मीर में हालात खराब हैं। डॉक्टर उस वजह से आतंकी बना, तो उसको बाबरी मस्जिद का बदला क्यों लेना था? बोलता कश्मीर का बदला लेना है। 6 दिसंबर प्लान कर रहे थे ये लोग, बाबरी की बातें चल रही थी इनकी, दिमाग में बाबरी भरा है, उससे निकल नहीं पा रहे। और कश्मीर के हालात मैडम के हिसाब से खराब हैं। क्यों? क्योंकि इनको वोट नहीं पड़ रहे वहां, इनकी पार्टी को वोट नहीं पड़ रहे वहां पर, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। इसलिए ये वो नेता हैं जो मोदी विरोध में आतंकियों का भी बचाव करने लगते हैं।
उन्हें पीड़ित बताने लगते हैं, उन्हें हालात का मारा बताने लगते हैं। वैसे तो कहेंगे आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन बचाव फिर क्या देख के कर रहे हैं? जबकि इसी देश के सिस्टम में रहते हुए इन्हें डॉक्टर बनने का मौका मिला। अंग्रेजी सुनिए इसकी, 2 कौड़ी की अंग्रेजी है, फिर भी कहीं एडमिशन मिला, कहीं जो है वो पढ़ा लिखा डॉक्टरी कर रहा था, फिर भी इसको देश में दिक्कत ही दिख रही थी। लाखों की सैलरी मिल रही थी, लेकिन देश में दिक्कत थी। इनमें से किसी की सैलरी तो 4-4 लाख रुपए महीना है, फिर भी दिक्कत है। और तो दिक्कत तुम्हारे अंदर है, देश में क्या दिक्कत है भाई? इन्हें विदेश में घूमने का मौका मिल रहा था, डॉक्टर होने का मान सम्मान मिल रहा था, लाखों के रुपए महीने कमाने वाले और इंग्लिश बोलने वाले ये डॉक्टर दबे कुचले और पीड़ित तो नहीं थे। और पीड़ित होते भी तो आतंकी बनने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। फिर भी इंडी गठबंधन के नेताओं को इन आतंकियों में भटके हुआ नौजवान दिखता है। देश के हालात में कमी है, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं। लेकिन जांच एजेंसियों को पता है कि ये भटके हुए नौजवान कितने रेडिकल थे, कितने हार्डकोर आतंकी बन चुके थे। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों का पूरा फोकस उमर पर था। वो दिल्ली ब्लास्ट की सबसे अहम कड़ी है। उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया था, और जिस तरह से उमर अपने वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा था, उससे दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का शक और गहराता जा रहा है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग जैश के आतंकी हमलों का ही एक तरीका है। दूसरी बात, 28 साल का डॉक्टर उमर उसी पुलवामा का रहने वाला था जिस पुलवामा में साल 2019 में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला हुआ था। उस हमले में भी कार सवार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। पुलवामा हमले में भी जैश का हाथ था, और अब दिल्ली ब्लास्ट में भी उसी पैटर्न पर आतंकी ने कार में धमाके के साथ खुद को उड़ा लिया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि जैश का पोस्टर चिपकाने की घटना की वजह से ही यह पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ। यह सारी थ्योरी, ये सारे सबूत जैश ए मोहम्मद की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी इंतजार कर रहे हैं कि पूरा खाका खींचो, एक एक सबूत जुटाओ, इतना पुख्ता जुटाओ कि दुनिया में जब पाकिस्तान रोते हुए जाए तो वो सबूत दुनिया के मुंह पे मारेंगे। देखो इसलिए मार रहे हैं। जब से भारत में आतंकवाद के खिलाफ प्रहार तेज हुआ, तब से पाकिस्तान के आतंकी संगठन खुद को बचाने के लिए दूसरे नाम से काम करने लगे। पाकिस्तान के आतंकी संगठन कुछ ऐसे संगठन क्रिएट करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को लगे कि अरे ये तो इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया के लोग कर रहे हैं, इंडिया के संगठन कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम जैश ए मोहम्मद और दुख्तरान मिल्लत के बीच कनेक्शन को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। दुख्तरान मिल्लत महिलाओं का एक कट्टरपंथी संगठन है, जिसकी प्रमुख आजिया अंद्राबी टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से साल 2022 में गृह मंत्रालय ने इससे बैन कर दिया था। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इसी सिलसिले में कुलगाम में एक डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उसकी पत्नी शहजादा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसीज को शक है कि डॉक्टर की पत्नी शहजादा दुख्तरान मिल्लत को फिर से रिवाइव करने में जुटी है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी को जैश ने ही दुख्तरान मिल्लत को फिर से रिवाइव करने का काम सौंपा है। यह खुलासा भी हुआ है कि डॉक्टर उमर की पत्नी शहजादा अख्तर लोकल महिलाओं को रेडिकल बनाने में जुटी हुई थी। दोनों के पास से 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, एक टैबलेट और कुछ भड़काऊ सामग्री मिली है। यानी जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कश्मीर में महिला आतंकियों का नेटवर्क खड़ा करने में जुटा हुआ था। मसूद अजहर का प्लान था कि वो पर्दे के पीछे छिपकर किसी और संगठन के जरिए भारत में आतंकवाद का जाल बिछाएगा और जैश का नाम नहीं आएगा। लेकिन जिस तेजी से दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है, उससे पाकिस्तान के आतंकी संगठन की पूरी साजिश सामने आने में ज्यादा दिन लगेगा नहीं बॉस। आप देखिए कि पिछले 2 दिन में जांच एजेंसियों को 2 बड़ी कामयाबी मिली। पहली सफलता, उमर का वो साथी आमिर राशिद अली पकड़ा गया है, जो आतंकी हमले की साजिश में उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, जिसने उमर को धमाके वाली कार दिलवाई थी। यह भी दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले सबसे आखिर में उमर ने अली से ही बात की थी। दूसरा, दिल्ली ब्लास्ट में उमर का को कॉन्स्पिरेटर यानी साजिश में साथ देने वाला दानिश पकड़ा गया। दानिश की गिरफ्तारी से बड़े बड़े और हैरान करने वाले खुलासे हुए। जसीर उर्फ दानिश को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसीज को भी हैरान कर दिया। दरअसल उमर की जगह कहा जा रहा है कि दानिश सुसाइड बॉम्बर बनने वाला था। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उमर कई महीनों से इस दानिश को तैयार कर रहा था, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में कुलगाम की एक मस्जिद में दानिश डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों से मिला भी था। बाद में उसे फरीदाबाद लाया गया,
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि टेरर मॉड्यूल में शामिल बाकी लोग दानिश को जैश-ए मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहते थे, लेकिन आतंकी उमर महीनों से दानिश का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाए। यानी ये बलि का बकरा बनने वाला था। हालांकि प्लान अप्रैल में फेल हो गया क्योंकि दानिश ने सुसाइड बॉम्बर बनने से ही मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं फटता भाई, तू फट। दानिश ने अपनी खराब आर्थिक हालत और इस्लाम में सुसाइड को जायज न बताने का हवाला दिया और प्लान से पीछे हट गया। अब आप सोचिए, जो उमर वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को ग्लोरीफाई कर रहा था वो खुद सुसाइड बॉम्बर बनने से डर रहा था। इसके लिए उसने दानिश को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया, जिससे दानिश की आर्थिक हालत खराब थी और उसे ब्रेन वॉश कर सुसाइड बॉम्बर बनाने में वो लगा हुआ था। यानी जांच एजेंसियों के हाथ ऐसा आरोपी लगा है जिसे उमर सुसाइड बॉम्बर बनाने में जुटा हुआ था। अब दानिश की गिरफ्तारी से इस टेरर मॉड्यूल के नए नए राज भी खुलेंगे और दानिश की गवाही जैश के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा बनेगी। हो सकता है इसी दानिश का ब्रेन वॉश कर, जब उसने मना किया होगा तो उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उमर ने हो सकता है वीडियो बनाया होगा कि भाई शहादत मिलती है सुसाइड बॉम्बिंग करने पे। दानिश की गिरफ्तारी से यह भी खुलासा हुआ कि यह आतंकी हमला हमास स्टाइल में करने की प्लानिंग थी। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन और रॉकेट से बड़े हमले की तैयारी चल रही थी। दानिश छोटे ड्रोन हथियार बनाने में लगा हुआ था। दानिश और उमर रॉकेट बम बनाने में भी लगे थे। ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन बम गिराने की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने कई प्राइवेट चैट्स ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे और इन प्राइवेट चैट ग्रुप्स में दानिश को कई वीडियो मिलते थे। इन्हीं वीडियो से वो ड्रोन और रॉकेट की जानकारी लेता था, फिर इस जानकारी को वो उमर से साझा करता था। अब जांच एजेंसियां दानिश के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही। यह भी पता चला है कि दानिश रूस यूक्रेन युद्ध के वीडियो देखता था। दानिश हमास इजराइल जंग के वीडियो को भी कई बार देखता था ताकि वहां से शायद सीख सके कि कैसे ड्रोन बम गिराना है। खुराफात देख रहे हैं, कूट कूट के भरा हुआ दिमाग में ये भटके हुए युवा हैं। जम्मू कश्मीर से पकड़े गए दानिश को आज एनआईए की टीम ने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया। देखिए उस वक्त की तस्वीर। एनआईए ने कोर्ट में दानिश को आतंकी उमर का एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर यानी सह साजिशकर्ता बताया। दानिश इस केस में एक अहम कड़ी है, इसलिए आज उसे बहुत कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। जब दानिश को लाया गया तो कोर्ट में कैसा माहौल था, हमारे सहयोगी गौरव की एक रिपोर्ट देखिए, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो बताऊंगा आपको। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो एनआईए ने अरेस्टिंग जम्मू कश्मीर से की है। इस वक्त दानिश जो कि ड्रोन से रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था, फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है और पूरा मफल करके चेहरा ढका हुआ। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त। आतंकी उमर नबी का एक और करीबी पकड़ा गया है। यूपी के देवबंद से एमबीबीएस स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया है। उमर के फोन में इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मिला था और उमर से इसके व्हाट्सएप चैट की बातचीत, उसकी व्हाट्सएप बातचीत की के सबूत मिले। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का यह छात्र है और अब इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है या उसको हिरासत में लिया गया है। जिस छात्र को हिरासत में लिया गया है उसका नाम अमजद रजा है। वो अल फलाह में एमबीबीएस का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। यूपी के देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में छापेमारी के दौरान इस छात्र को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को नए नए वीडियो, नई नई तस्वीरें भी मिल रही हैं जो साजिश की परतें खोल रही हैं। जांच एजेंसियों को आतंक के आरोपी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की साथ में एक तस्वीर भी मिल गई है। यह तस्वीर तब की है जब डॉक्टर शाहीन ने ब्रेजा कार खरीदी थी। जांच एजेंसियों को यह शक है कि डॉक्टर आतंकी हमले के लिए कई कार और विस्फोटक जुटा रहे थे और वो एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में भी। अभी तो और कई खुलासे होने हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जैसे ही यह लगने लगा कि पाकिस्तान को फिर से ठोकने का नंबर आने वाला है, वैसे ही घबराए मुनीर ने पाकिस्तान में क्या किया। मुनीर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर की कमान खुद ले ली। इसके लिए पिछले दिनों पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के बाद मुनीर को पाकिस्तान का CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। इसके साथ ही CJCSC यानी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में तीनों सेनाएं और न्यूक्लियर कमांड सेंटर का कंट्रोल सीधे मुनीर के हाथ में। मुनीर कभी पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की सेना बता रहा है, कभी कह रहा है कि अल्लाह दुश्मन पर फेंकी मिट्टी को मिसाइल बना देगा। यानी मुनीर मान रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें मिट्टी से ज्यादा कुछ है नहीं। मुनीर की एक मुसीबत यह भी है कि भारत जब इस बार पाकिस्तान को ठोकेगा तो पाकिस्तान लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि खुद उसके जो एयरबेस भारत ने मिट्टी में मिलाए थे वो अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस फोड़े थे।
जिसमें पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी शामिल था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में और इसी एयरबेस के पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर SDP यानी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन भी है। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के उस एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कमांड सेंटर है। और यह हमला कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह एयरबेस को ठीक नहीं कर पाया है। और इसका खुलासा भारत ने नहीं बल्कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के एक्सपर्ट्स ने किया है। यह खुलासा सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों के जरिए हुआ। नूर खान एयरबेस की 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं। पहली तस्वीर में नूर खान एयरबेस पर नई फैसिलिटी बनाने का काम होता नजर आ रहा है। यह 16 अक्टूबर की है, जिसमें नूर खान एयरबेस पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अधूरा नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर 15 नवंबर की है, जिसमें एयरबेस पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आने लगा है। यानी मुनीर ने एटम बम का कंट्रोल और न्यूक्लियर बटन तो अपने पास रख लिया, लेकिन जिस एयरबेस से पाकिस्तान लड़ेगा वही मिट्टी में मिला हुआ, वहां अभी काम ही पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के उत्तरी सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस की भी सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइल के टारगेट में आई हैंगर की छत को धीरे धीरे पूरी तरह तोड़ने का काम हो रहा है। पहली तस्वीर 2 अप्रैल की है, जिसमें जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की छत पूरी तरह सही सलामत नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर 12 मई की अब आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यह तस्वीर है और इसमें एयरबेस में टारगेट किए गए हैंगर की छत को नुकसान दिखता है। अगली तस्वीर जो आप स्क्रीन पर है वो 29 सितंबर की है, जिसमें हैंगर की छत को तोड़ने का काम होता दिखता है। 14 अक्टूबर की तस्वीर में भी हैंगर की छत को पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सका है, जबकि 8 नवंबर की तस्वीर में जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की छत को तोड़ने का काम पूरा हुआ नजर आ रहा है। अब सोचिए, जो पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई से ही नहीं उबर पाया, अभी तक एयरबेस के रिनोवेशन में ही जुटा है। ऐसे में पाकिस्तान को खुद सोचना होगा कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर दिया तो भाई तुम तो पैसे ही खड़े नहीं हो पाए हो, तुम बचोगे कैसे? इधर मुनीर मिट्टी, मिसाइल और एयरबेस में उलझा है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में हुई SCO की बैठक में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि SCO का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए हुआ था और आज ये खतरे पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गए। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना ही होगा। आतंकवाद के मामले में कोई बहाना, किसी तरह का टाल मटोल या उसे छुपाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का भारत को पूरा अधिकार है और वो अपने लोगों की रक्षा के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करेगा। It is imperative that the world displays दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने SCO बैठक में मौजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को भी सख्त मैसेज दिया। भारत का मैसेज दुनिया को है कि वो आतंक का जवाब देकर ही रहेगा, यानी पाकिस्तान को हर हाल में ठोका जाएगा। उधर रूस की धरती से S जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने साफ यह क्लियर कर दिया कि भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए कि जो जांच आगे बढ़ रही उसमें कैसे कैसे सीक्रेट कोडवर्ड्स का भी खुलासा हुआ है। आप देखिए कैसे जो फूड डिशेज होती हैं, खाने के नाम पर दिल्ली और दूसरी जगहों पर धमाके की साजिश रची जा रही थी। बिरयानी और दावत जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा था। खुफिया एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स ने बातचीत के लिए बिरयानी और दावत जैसे कोडवर्ड तैयार किए। बिरयानी कोडवर्ड का मतलब विस्फोटक से था, जबकि दावत कोडवर्ड का मतलब धमाका करने वाले दिन से था। चैट में बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार रहो, ये इस मैसेज का मतलब था कि बम तैयार हो चुका है, हमला जल्द होने वाला है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टर शाहीन, उमर, मुजम्मिल और अदील इंक्रिप्टेड ऐप पर इसी तरह के कोडवर्ड में बात करते थे। सूत्रों के मुताबिक NIA को अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली डॉक्टर्स की डायरी में भी इसी तरह के कई कोडवर्ड लिखे मिले। कुछ कोड डिकोड हो चुके हैं, कुछ अभी डिकोड होने बाकी हैं। और जैसे जैसे आतंकियों के कोडवर्ड डिकोड हो रहे हैं, देश को दहलाने की खौफनाक साजिश का भी सच सामने आ रहा है। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आतंकी डॉक्टर अदील ने कैसे वहां अपना टेरर नेटवर्क बना लिया था, इस पर भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आतंकी डॉक्टर अदील के मोबाइल फोन और डायरी की जांच में एजेंसियों ने कई अहम जानकारियां हासिल की। पता चला है कि डॉक्टर अदील अस्पताल में मरीजों के इलाज की आड़ में टेरर नेटवर्क फैलाने का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अदील के मोबाइल फोन और डायरी से मदरसे के छात्रों, कश्मीरी छात्रों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के नंबर मिले। यही नहीं, अदील के फोन से जम्मू कश्मीर की
कई लड़कियों के नंबर मिले हैं। जांच एजेंसीज को शक है कि आतंकी डॉक्टर अदील न सिर्फ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस का काम देखता था, बल्कि छात्रों और युवाओं का ब्रेन वॉश करके टेरर नेटवर्क को फैला रहा था। शुरुआती जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि डॉक्टर अदील हनी ट्रैप के लिए जम्मू कश्मीर की लड़कियों का इस्तेमाल करता था और हनी ट्रैप के जरिए साथी डॉक्टर्स और युवाओं को अपने टेरर के जाल में फंसाता था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील की डायरी से कम 25 मोबाइल नंबर मिले हैं। इनमें से ज्यादातर सहारनपुर में पढ़ने वाली कश्मीरी छात्रों के। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के टारगेट में भगवान राम की नगरी अयोध्या भी थी। इस बात का खुलासा हुआ है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड मानी जा रही डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अयोध्या में रेकी कर चुका था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर परवेज ने अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की थी। साल 2010 में परवेज ने अयोध्या के अस्पताल में काम भी किया था। आतंकी डॉक्टर परवेज के अयोध्या कनेक्शन का खुलासा होने के बाद जल्दी ही एनआईए की टीम अयोध्या जा सकती है, जहां परवेज के साथ काम कर चुके लोग या उसके साथ रह रहे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। यानी एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अस्पतालों से सलाखों के पीछे पहुंचे डॉक्टर्स का भी उन पर भी बड़ा एक्शन हो रहा है। यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने आतंकी डॉक्टर शाहीन और अदील का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये दोनों कभी मेडिकल प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। क्या ही करेंगे, अब तो जेल ही में रहेंगे मेरे ख्याल से। इंडियन मेडिकल काउंसिल की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। आईएमसी ने सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल को साफ निर्देश दिया है कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज में शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के रडार पर लगातार है, क्योंकि इसी के अंदर बैठकर आरोप लग रहा है कि पूरी साजिश रची गई। आज ईडी की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ईडी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टेरर फंडिंग तो नहीं मिल रही थी, जिसके लिए आज ओखला में अल-फलाह ट्रस्ट के मुख्यालय, इससे जुड़ी 9 कंपनियों, फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी के कैंपस और इसके संचालकों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी अब तक कई दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल, लैपटॉप और मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल डिवाइस जब्त कर चुकी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर गिरफ्तार हो गया है। ईडी ने फाउंडर जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है और इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो ही रहे थे। अब ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया और अब आप देखिए किस तेजी से यह काम चल रहा है। क्या क्या और खुलासे होते जाएंगे और जो हैरान करेंगे, यह देखना होगा। देश के अंदर छिपे आतंकवादियों के सफाई के लिए ताबड़तोड़ एक्शन तो चल ही रहा है। इस बीच देश से नक्सलियों के सफाई के अभियान में भी आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मोदी सरकार ने अगले साल मार्च से पहले देश को नक्सलवाद से आजादी दिलाने का संकल्प लिया है और आज छत्तीसगढ़ में आतंक का दूसरा नाम बन चुके खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 43 साल का नक्सली कमांडर माडवी हिडमा साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद साल 2013 में छत्तीसगढ़ के दरबा घाटी नक्सली हमले का मास्टरमाइंड भी माडवी हिडमा था। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ला, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा समेत 29 लोग मारे गए थे। इसी तरह 2017 के सुकमा नक्सली हमले में भी इसी हिडमा का नाम आया था। इस हमले में भी सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। इसी तरह के कई नक्सली हमलों के मास्टरमाइंड माडवी हिडमा को आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। माडवी हिडमा 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। दंतेवाड़ा और झीरम घाटी जैसे हमलों में शामिल था। हिडमा की पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी मारी गई। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का चीफ था। सबसे घातक माओवादी अटैक यूनिट है ये बटालियन 1। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का यह मेंबर था। नक्सल कमांडर हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सल कमांडर बसवा राजू के मारे जाने के बाद दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का महासचिव बना था। गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे रखी थी। डेडलाइन से 12 दिन पहले सुरक्षा बलों ने हिडमा को फोड़ दिया, मार दिया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ आतंकियों को खत्म कर रही है, दूसरी तरफ नक्सलियों। आतंकियों, नक्सलियों और अपराधियों पर मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसीज को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है।
अनमोल बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी वो आरोपी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हर ऑपरेशन का जिम्मा खुद संभालता था। अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। उस पर भारत में 18 केस भी दर्ज है। यानी अब वो अनमोल बिश्नोई भी भारत लाया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे वो भारत पहुंचेगा। यानी पीएम मोदी और अमित शाह का मिशन देश के अंदर हर तरह के दुश्मन के सफाई को लेकर क्लियर है कि छोड़ना नहीं, चाहे देश से बाहर भागकर यहां दहशत फैलाएं या कोई और।